जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा इस बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। 5 अगस्त 2019 को लेकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस द्वारा विधानसभा में लाए जाने वाले प्रस्तावित निंदा प्रस्ताव पर सियासत गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर का विधानसभा सत्र का 1 मार्च को शुरू होने जा रहा है, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस द्वारा यह निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इस प्रस्ताव को न रोकने का दबाव बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के सभी 28 विधायक भी इस प्रस्ताव को रोकने के लिए कमर कस चुके हैं। तो धारा 370 2019 में जम्मू कश्मीर से जिसके कुछ अंग हटाए गए थे और उसके बाद कड़ा विरोध जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला। जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो अक्सर इस पर विरोध करती रहीं, समय समय पर विरोध करती रहीं, लंबा अरसा गुजरा और अब जाकर जब 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद यहां पर चुनी हुई सरकार बनी, लोकतांत्रिक सरकार बनी, उसके बाद एक बार फिर से अब 2019 का वो जो फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया था, उस फैसले के सामने चुनौती देने की कोशिश कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कर रही हैं। और इस बीच पीपल कॉन्फ्रेंस द्वारा विधानसभा में जो एक प्रस्तावित निंदा प्रस्ताव है उस पर सियासत गर्म हो चुकी है और यह माना जा रहा है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा, वो 1 मार्च से होगा, उसमें इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। उसके लिए पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इस प्रस्ताव को जो है वो न रोकने का दबाव भी बना रही है। विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हैं। विनोद जी, 2019 का वो दिन 5 अगस्त का जब धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था और ये दिन उस ऐतिहासिक किताब में या ऐतिहासिक पन्नों में छप गया था। एक बहुत बड़ा फैसला, ना सिर्फ देश का बल्कि विदेश में इस फैसले का असर भी हमने देखा है। लेकिन जिस तरह से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो इसका विरोध करती आ रही हैं, समय समय पर विरोध भी किया, अब जबकि विधानसभा का सत्र शुरू होना है तो उसमें यह निंदा प्रस्ताव जारी किया जा सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने असेंबली सेक्रेटरीट में ये प्रस्ताव भेजा है, जिस प्रस्ताव में लिखा गया है कि 5 अगस्त 2019 को जो राज्यसभा में जो प्रस्ताव कानून पारित किया गया था कि 370 में संशोधन होगा, 35 से रिपील कर दिया जाएगा, किया गया उस वक्त, उसको वो निंदा करना चाहते हैं। इस प्रस्ताव के माध्यम से वो हाउस के अंदर निंदा प्रस्ताव लाके कंडेम करने के लिए वो प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं। लेकिन उसका इफेक्ट आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्तर पर ये एक संदेश देने का प्रयत्न किया जाएगा कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो गलत हुआ था, निंदा प्रस्ताव पारित होता है। लेकिन ये प्रेरोगेटिव शीतल जी उनका रहता है कि विधानसभा का सेक्रेटरी और जो टीम बनी रहती है या फिर स्पीकर जो रहते हैं वो उसका प्रेरोगेटिव रहता है कि इस प्रस्ताव को रखना है या नहीं रखना, अब डिपेंड करता है। दूसरी ओर पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, दोनों ही ये चाहते हैं कि ये प्रस्ताव आए, इस प्रस्ताव पर बहस हो और ये पारित हो। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद ये अफोर्ड नहीं कर पाएगी क्योंकि बीजेपी के 28 विधायक हैं, 41 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा पेचीदा प्रस्ताव रहेगा जो एक चुनौती है सरकार के लिए भी और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर पीडीपी हो, इन दोनों के मैनिफेस्टोज में या फिर उनके एजेंडे में धारा 370 हटाने का फैसला या उसका विरोध जो है वो प्रमुख रहा है। तो क्या इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने या सरकार के सामने ऐसी चुनौती है या वो इस फैसले का समर्थन कर सकते हैं या इस प्रस्ताव का समर्थन कर सकते हैं? देखिए, जब सुप्रीम मोहर इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर लग गई हो तो मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव को डिस्कस करना ही यानी पास्ट को डिस्कस करने वाली बात है। जैसे हम एक आसान भाषा में कहते हैं कि गंगा गई अस्थियां वापस नहीं लौटती हैं, ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर भी यही कहती है। हालांकि आपने अगर जीतना है, दुखती नब्ज पर हाथ रखना है या इमोशनल कार्ड खेलना है तो उसके लिए मैनिफेस्टो में ये जरूरी था कि जो विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया गया है वो हम वापस दिलाएंगे। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया और उसके मुताबिक ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस से मिलाकर के 42 सीटें मिली हैं। तो क्या इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से अपनी अपनी डफली और अपनी अपना राग बताया जा सकता है?
कि कोई भी आके डफली बजा लेता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक करार दिया है कि ठीक है, जो हुआ सही हुआ और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। वहां से दो निशान, दो विधान जो है वो हट गए, जो किसी भी देश में संभव नहीं है। उसके बाद भी अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो क्या ये एक राजनीतिक कदम है? देखिए, अपनी डफली आपने राग की बात की, तो सियासत इसी पर मुतासिर रहती है जी। हर एक पार्टी चाहती है कि इमोशनल। मुझे नहीं लगता है कि आज की सियासत में कोई ये कहते हैं कि मैं आऊंगा तो इतनी लंबी सड़क पर दे बनाऊंगा, ऐसे कोई प्रलोभन नहीं देते। लेकिन ये जरूर देता है कि मैं आऊंगा तो 370 वापस ला के दूंगा, 35 से जो वापस किया विशेष दर्जा। ऐसा ही कुछ पिछले 2024 के चुनावों में हुआ है और आपने तो हर एक चरण को बड़ा विस्तार से कवर भी किया है, उस पर डिबेट्स भी किए हैं। तो जब मैनिफेस्टो में जो ये लिखते हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र कहती है, ये घोषणा पत्र कहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उस पर अमल नहीं होता है तो लोगों में नाराजगी वाजिब सी हो जाती है। अगर ये प्रस्ताव लाते हैं, यानी विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर अलाउ करता है, तो फिर पोजीशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की एम्बैरेस हो जाएगी अगर वो सपोर्ट नहीं करते हैं। इनका प्रयत्न रहेगा कि इस प्रस्ताव को ना ही लाया जाए। तो क्या उसका एक गलत संदेश भी जाएगा कि जिस तरह से एक तरफ से कहा जाता है कि संविधान के रास्ते पर चलना, और जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पे साफ अपनी टिप्पणी साफ कर दी है, अपना फैसला साफ कर दिया है, उसके बाद भी अगर ये सामने आता है सरकार की तरफ से या सरकार उसका समर्थन करती है, तो इसका एक नकारात्मक संदेश जा सकता है। देखिए, जो स्पीकर चुना जाता है जी, वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखता नहीं। जब वो स्पीकर की कुर्सी पर बैठ जाता है, वे उसका प्रोरोगेटिव रहता है। यानी किसी विवाद में पढ़ने के बजाय स्पीकर अगर कह देता है कि ये रेजोल्यूशन कंट्रोवर्शियल है, इसको मत लाया जाए, तो ये उसका प्रोरोगेटिव है, उसका राइट है। तो मुझे लगता है कि आसान रास्ता यही है कि अगर लाया जाए, अगर तो प्रस्ताव नहीं लाया जाए, अगर तो प्रस्ताव लाया जाता है, पास नहीं होता है, तो फिर उंगलियां सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर उठेगी। एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, पीडीपी की भूमिका क्या रहेगी इसको लेकर? पीडीपी सरकार में नहीं है अभी। देखिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनिंदा से विधायक है, लेकिन उसका एक प्रयत्न जरूर रहेगा कि रेजोल्यूशन आया जाए, रेजोल्यूशन लाया जाए और वो पास कराने का प्रयत्न किया जाए। अगर नहीं पास होता है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की किरकिरी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण होगा ये सत्र जब 1 मार्च से जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा में शुरू होगा, और जब पहले भी सत्र हुआ था सरकार बनने के बाद, उस समय भी सत्र पूरा हंगामेदार रहा था और इन प्रमुख मुद्दों पर ही चर्चा हुई थी, वहीं पर सिमट कर रह गया था। अब यहां पर क्या होगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अब आगे बढ़ेंगे। कठवा में बिलावर के बाथरी गांव के 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पहेली बन गई है। इस गांव के निवासी 37 वर्षीय शमशेर व 45 वर्षीय रोशनलाल मंगलवार को जंगल में सब्जी लेने गए थे और बुधवार को इन दोनों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किए गए थे। पुलिस के मुताबिक इन दोनों की हत्या गला घोंटकर की गई है, लेकिन हत्या के कारणों का पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। इन दोनों की मौत से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है और पुलिस तहकीकात करने में जुट गई है। 2 व्यक्तियों के जंगल से शव बरामद किए थे। जंगल में जब वो सब्जी लेने के लिए गए थे और वहां पर उनके शव बरामद किए गए हैं। मौत के कारणों का पता लगाने में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है और पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द ये पता लगाया जाए कि आखिर ये दोनों की मौत कैसे हुई है, किस वजह से हुई है और इसके पीछे का क्या कारण है। और यही एक इस वक्त बड़ी चुनौती पुलिस के सामने बनी हुई है। रंजीव मेहता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। रंजीव, जरा समझाइएगा ये कब हादसा हुआ और उसके बाद अभी तक जो प्रक्रिया चली है, जो जांच चली है, उसमें प्रथम दृष्टिया क्या निकलकर सामने आया है और पूरे प्रकरण में अभी तक क्या कुछ एज जो है वो दिखाई दे रहा है? जी शीतल, यहाँ पर मैं बताऊं कि बिलावर में परसों देर शाम को बिलावर के को गांव के 2 व्यक्ति, जो 37 वर्षीय शमशेर और रोशन लाल 45 वर्षीय, ये दोनों अपने गांव के पास के जंगल में, बाथरी के जंगल जो है वहां पर को गांव से वहां पर जंगल में सब्जी लेने के लिए, जो जंगल की सब्जी कार्ड होती है उसको लेने के लिए गए थे, जैसे वो रूटीन में जाते थे। लेकिन वे और
रात भर वापस नहीं आए। सुबह करीब उन्होंने उनकी तलाश तेज कर दी और करीब 1 घंटे की पैदल यात्रा के बाद दूसरे गांव बाथरी के नजदीक खेतों में उनके शव जो है वो संदिग्ध परिस्थिति में मिले और तब लोगों ने जाकर पुलिस को सूचना दी। बिलावर में पुलिस भी 1 घंटे बाद वहां पर पहुंच गई और उनकी जांच पड़ताल फोरेंसिक लैब की टीम को जो है फोरेंसिक की टीम को मौके पर बुलाया साक्ष्य जुटाने के लिए और उनको बिलावर के सीएचसी में शिफ्ट किया उनके शवों को और वहां पर पोस्टमार्टम करवाया गया था। इस पोस्टमार्टम के प्रथम दृष्टया में जो देखने में मिला है कि उनके गले पर तेज निशान थे, जो रस्सी के निशान लगते हैं, इस तरह जैसे उनकी गला घोटकर हत्या की गई हो। शीतल, यहाँ पे यह बताना भी जरूरी है कि बातरी और को गांव का जो दूरी है 1-1.5 घंटे का पैदल रास्ता है। अगर वो बातरी के जंगलों में गए तो को में कैसे पहुंचे? तो इस तरह मतलब की एक ही गांव से दोनों लोग ताल्लुक नहीं रखते। बिल्कुल, वो कमाड़ के नाले में उतरे थे और कमाड़ का नाला जो है वो बाथरी और का इलाका जो है वो पूरी तरह से उस इलाके से उच्च दरिया से सटा हुआ इलाका है और ये बिल्कुल डोडा जिले की को जाने वाला जो आतंकियों का रूट है वो रास्ता भी इसको देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो लोगों का कहना है ये बिल्कुल आतंकी ज्यादा हो सकता है कि जंगल में उन्हें आतंकी बिखरे गए हों जो सक्रिय रूप से बिलावर के जंगलों में छिपे बैठे हैं, जिसको लेकर कई बार उनकी तरफ से सेना के कैंप पर बटोली में भी हमला किया गया था। उससे पहले भी हमले हुए और लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। और इस कोक और बाथरी के इलाके की बात करें तो कुछ माह पहले यहाँ पर चुनाव जब विधानसभा के चल रहे थे वहां पर एक एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी को मार भी कराया गया था। तो लोग इसको आतंकी घटना के साथ जोड़कर देख रहे हैं। वहीं इस क्या रंजीव ये बताइएगा, क्या किसी परिवार के सदस्य से इस मामले में पूछताछ हुई है या किसी अन्य से? क्या अभी तक कोई पूछताछ हुई है पुलिस की तरफ से? देखिए, पुलिस के थाना प्रभारी जो बिलावर हैं जितेंद्र सिंह, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी इसके लिए वो लगातार वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है और लोग जो हैं कि यहाँ पर थाने के बाहर जहाँ अस्पताल के बाहर एकत्रित हुए थे, लोगों का कहना है कि ये आतंकी वारदात है, लेकिन इसके लिए वहां पर जो लोग उनके साथ चलाया जा रहा है। ठीक है, ओके रंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी के लिए। रंजीव हमारे साथ बने हुए थे जिन्होंने ये जानकारी साझा की है, क्योंकि 2 लोगों की वहां पर मौत हुई है, उसकी मृत्यु कैसे हुई है वो अभी तक पता नहीं लग पाया है। उसको लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है। इस वक्त फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर, यमुना एक्सप्रेसवे के करीब हादसा, 3 यात्रियों की इसमें मौत बताई जा रही है और तीनों मृतक जम्मू के त्रिकुटा नगर से हैं। ये जम्मू के त्रिकुटा नगर के रहने वाले हैं और 3 यात्रियों की मौत हुई है। महाकुंभ से ये वापस के लिए लौट रहे थे और उत्तर प्रदेश में ही ये दर्दनाक सड़क हादसे में शिकार हुए। यमुना एक्सप्रेसवे के करीब ये हादसा और 3 यात्रियों की मौत। तीनों मृतक जम्मू से रहने वाले हैं, जम्मू के त्रिकुटा नगर से ये ताल्लुक रखते हैं और ये सभी महाकुंभ से वापस लौट रहे थे। और अभी तक जो मृतकों की पहचान हुई है वो युद्धवीर सविता के रूप में हुई है, पद्मा के रूप में हुई है। 3 लोग जिनकी मौत हुई है। तो ये यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में जम्मू के 3 लोगों की मौत हुई, 2 इसमें घायल हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के टप्पल कस्बे के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है और तीनों लोग जम्मू से ताल्लुक रखते हैं। तीनों लोग महाकुंभ से वापस के लिए लौट रहे थे और प्रयागराज से वापस के लिए लौट रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में वो हादसे का शिकार हो गए। तीनों की मौत हुई और तीनों लोग त्रिकुटा नगर के रहने वाले हैं। हादसा कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, ये अभी स्पष्ट नहीं है। ये स्थिति अभी साफ नहीं है किस वजह से हादसा हुआ है। क्या वो अपनी निजी गाड़ी से ये सफर कर रहे थे या फिर ये तमाम चीजें हैं। लेकिन लगातार महाकुंभ में या फिर प्रयागराज में इस तरह से जो हादसे हैं वो पिछले कुछ दिनों से निकल कर आ रहे हैं। जरा आपको बता दें, जो बड़ी जानकारी मिल रही है अभी ये हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार बस ने नोएडा की ओर जा रही एक कार को टक्कर मार दी और तेज रफ्तार बस आ रही थी, उसके सामने ये कार आ गई और ये भीषण टक्कर हो गई जिससे कार पलट गई और ये महाकुंभ में शामिल होने गए पीड़ित प्रयागराज से
जम्मू की तरफ लौट रहे थे और तभी ये हादसा हुआ है। तेज रफ्तार का कहर, और ये तेज रफ्तार का कहर रुक नहीं रहा है, ये लगातार देखने को मिल रहा है। और आज जब फिर से 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जो प्रयागराज गए थे, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए गए थे, और उन्हें ये पता नहीं था कि वो वापस लौटते वक्त इस हादसे का शिकार होंगे। 3 यात्रियों की मौत। तीनों जो है वो जम्मू से ताल्लुक रखते हैं, जम्मू के त्रिकुटा नगर से ये ताल्लुक रखते हैं। मृतकों की पहचान नानक नगर निवासी पद्म 67 साल त्रिकुटा नगर निवासी हैं, युद्धवीर 50 साल और ये त्रिकुटा नगर निवासी सविता 65 साल के हैं, वो भी यहीं के रहने वाले हैं, त्रिकुटा नगर के रहने वाले हैं। उनकी भी इसमें मृत्यु हुई है। इसमें त्रिकुटा नगर निवासी घायल बलदेव राज शर्मा जिनकी उम्र 71 वर्ष बताई जा रही है और रितु गुप्ता जिनकी उम्र 48 वर्ष बताई जा रही है, उनको इलाज के लिए नोएडा के कैलाश अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। 2 और लोग थे जो घायल हुए हैं और अभी तक जो अधिकारियों ने बताया है कि जम्मू के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली कार बलदेव राज शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड थी। बलदेव शर्मा के नाम पर ये रजिस्टर्ड थी और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल अधिकारी इस घटना की जांच में जुट गए हैं, जबकि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। उनका पोस्टमार्टम भी होने वाला है। तो वही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले दरवाजे से सरकारी नौकरियां मिलने के दिन अब लद गए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सरकारी नौकरियां पूरी पारदर्शिता के साथ दी जा रही हैं और पर्चियों पर नौकरियां देने का जमाना अब इतिहास बन चुका है। सांबा के गुढ़ा सलाथिया में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में लोगों को यह भरोसा देते हुए बताया है कि सरकारी नौकरी हर किसी को तो नहीं मिल सकती, लेकिन सरकारी नौकरी जिसे भी मिलेगी उसे योग्यता और क्षमता के आधार पर ही यह सौगात मिल पाएगी। रोजगार के साधन क्या हो सकते हैं? सरकारी नौकरी सबको मिल नहीं सकती। सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर मिलनी चाहिए। वो व्यवस्था यहाँ लागू कर दी। वो पर्चियों पर नौकरी का जमाना कूड़ेदान में चला गया, इतिहास के कूड़ेदान में है, वो फिर आने वाला नहीं। जिसमें योग्यता होगी, जिसमें क्षमता होगी, वही सरकारी नौकरी पाएगा। ये व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में स्थापित हो। मैं जानता हूं कई लोगों को इसको लेकर दर्द है, लेकिन वो दर्द उनका बना रहेगा, वो मिटने वाला नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत से, परिश्रम से पढ़ता है, उसके माँ बाप किस भरोसे से उसे पढ़ाते हैं। ये किसी का नैतिक हक नहीं है कि योग्यता को छोड़ करके सिफारिश के आधार पर नौकरी दी। मैं ऐसे अनेक नौजवानों से, बच्चों से, बच्चियों से मिला। एक ठेले पर सब्जी बेचने वाले आदमी की बेटी एक दिन मेरे पास आई, कहा साहब मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे नौकरी मिलेगी। आज वो KS अफसर हो गई। ये दिन जम्मू कश्मीर ने पिछले 4-5 वर्षों में देखा। रोजगार के साथ ऋषि खजूरिया इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है, क्योंकि LG मनोज सिन्हा ने कहा कि अब बैकडोर एंट्रीज या पर्ची वाली एंट्रीज जो होती थी उसका जमाना खत्म हो चुका है। अब पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अब पूरी पारदर्शिता रहेगी और उसी के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी। ऋषि, एक बहुत बड़ी बात कही है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने, लेकिन जमीन पर इस बात का कितना असर है, जमीन पर कितना क्या हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, बिल्कुल LG मनोज सिन्हा जी की बात करें, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, एक बड़ी स्टेटमेंट उनकी तरफ से जारी की गई है सरकारी नौकरियों को लेकर। यानी हम जिस तरह से लगातार बेरोजगारी का हम देख रहे हैं कि युवा सामना कर रहे हैं और युवा लगातार सरकार को, प्रशासन को एक मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट को बड़े लेवल पर शुरू किया जाए, जिसके चलते जो बेरोजगार युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं वो कम से कम अपना एक आय का साधन आप कह सकते हैं या अपना जो रोजगार का जरिया वो शुरू कर पाए, जिसको लेकर ये दावा किया गया है प्रशासन की तरफ से कि हमने इसको लेकर काम पिछले कुछ सालों से लगातार किया है। इसी तरह से उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से पहले जो जम्मू कश्मीर का सिनेरियो था कि बैकडोर एंट्रीज हो जाती थी, सिफारिशों के नाम पर रिक्रूटमेंट की जाती थी, यानी जो कैपेबल थे, जिनको जो मेहनत करते थे, जिनको मौका मिलना चाहिए आगे आने का, उनको मौका नहीं मिलता था, बल्कि दूसरे लोगों को मौका मिल जाता था और वो कहीं ना कहीं जो मेहनत कश लोग थे उनकी जगह पर वो आ जाते थे। तो इस इतिहास को कूड़ेदान में डाल दिया गया है। ये इतिहास का पन्ना जो फट चुका है और यहाँ जम्मू कश्मीर में एक नई सुबह जो वो हो चुकी है, खासतौर पर
पारदर्शिता को लेकर बात करें, यानी ट्रांसपेरेंसी जो है वो अब यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में देखने को मिल रही है। वो चाहे जेकेएसएसबी के एग्जाम्स को लेकर बात कर रहे हैं, तो अब जो है वो एक ट्रांसपेरेंसी का दौर हमें देखने को मिल रहा है। और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, युवा मेहनत कर रहे हैं, युवा जो है वो अपनी मेहनत के आधार पर नौकरियां हासिल कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि सरकारी नौकरी हर किसी को मिलेगी, लेकिन सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। किसको मिलनी चाहिए? जो बच्चा, जो युवा मेहनत करता है, जो हार्डवर्क कर रहा है, जिसको लगता है कि मुझे, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे उसका फल मिलना चाहिए। तो आज वही वजह है कि तमाम युवा ट्रांसपेरेंसी के इस दौर से गुजरते हुए अपनी सरकारी नौकरी भी हासिल कर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि एक रेडी पर काम करने वाला व्यक्ति, उसकी बच्ची जो उदाहरण है कि वो जेकेएस का एग्जाम क्वालिफाई करती है और आज एक ऑफिसर के पद पर तैनात है। तो ये होती है ट्रांसपेरेंसी। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को इसको लेकर तकलीफ है। अब जब ये वर्ड्स उन्होंने कहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनको भी ये मैसेज गया है, जो पहले यहां पर सत्ता भोग चुके हैं या अपना एक सिस्टम वो जहां चला रहे थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने जवाब दिया है एलजी मनोज सिन्हा जी ने कि उनको तकलीफ है, वो तकलीफ खत्म नहीं होगी, वो तकलीफ उनको होती रहेगी। इसलिए हमारा एक मकसद था कि ट्रांसपेरेंसी यहां पर लाई जाए, पारदर्शिता लाई जाए, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना था कि जम्मू कश्मीर को एक नई राह पर लेकर चलना है। उसी सिलसिले में यहां पर युवाओं को अब जो मेहनत के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं, ये एक बहुत बड़ा लेकिन बदलाव जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिल रहा है। ये बातें कहना बहुत आसान है, जमीन पर इनको लागू करना, उतारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो चाहे वो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हो, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का एग्जाम हो, ऐसे कई सारे एग्जाम थे जिसमें उन बच्चों को झटका लगा है जो अच्छे नंबर से लेकर आए थे, जो टॉप पर थे, और किन्हीं की तो नौकरियां लग गई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें अचानक से पता लगता है कि ये पूरी तरीके से इसको रद्द कर दिया गया है। ये जो बच्चे हैं जो कैपेबल थे उस समय पे, उनका जो हितधारक है वो कौन बनेगा, उनका आगे का जो भविष्य है वो कहां की तरफ जाएगा, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए बिल्कुल, ये एक काफी आप कह सकते हैं कि इसमें संज्ञान, इसमें अगर बात करें तो एलजी प्रशासन हो या फिर जम्मू कश्मीर की सरकार हो, उन दोनों को मिलकर इसमें काम करने की जरूरत है, ताकि जो पिछले दिनों में एग्जाम्स को स्क्रैप किया गया, जो धांधलियां हमें देखने को मिली, और उसके बाद से कहीं ना कहीं उनका भविष्य, जिन्होंने अच्छे मेहनत की थी, उनका भी भविष्य कहीं ना कहीं आधार में लटकता हमें नजर आया। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पॉलिसी इख्तियार करने की जरूरत है, पॉलिसी फ्रेम करने की जरूरत है, ताकि उन युवाओं के साथ, उन बच्चों। ऋषि, आप सुन पा रहे हैं? ऋषि का संपर्क फिलहाल कट चुका है, और ऋषि हमें जानकारी दे रही थी कि एलजी मनोज सिन्हा ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि अब बैकडोर एंट्रीज नहीं होंगी, अब सिफारिशी नौकरियां नहीं लगेंगी जो पहले होता था, अब ट्रांसपेरेंसी होगी, पारदर्शिता होगी, जो कैपेबल होगा, जिसको जो जहां पर क्षमता होगी उसके आधार पर युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी, जो एक पॉजिटिव साइन है जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए। इधर जम्मू की रणवीर नहर गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। शहर के कई नालों का निकास इस नाले में किया गया है, जिससे इस नहर को छूने से भी लोग परहेज कर रहे हैं। किसी समय इस नहर का पानी पीने के इस्तेमाल में लाया जाता था, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं हैं। शहर की कई कॉलोनियों के नालों का गंदा पानी इस नहर में आकर गिरता है और इसमें चारों ओर गंदगी फैल चुकी है। आने वाले दिनों में फसलों की सिंचाई के लिए भी पानी की जरूरत किसानों को रहेगी, लेकिन इसका गंदा पानी फसलों को भी बर्बाद कर सकता है। और तो और इस नहर की यह दुर्दशा लोगों की आस्था को भी ठेस पहुंचा रही है, क्योंकि इससे कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। निंदनीय बात है कि इस नहर के अंदर जितने भी ऊपर के मोहल्ले हैं, सभी मोहल्लों के गंदे नाले इस नहर में डाल दिए जाते हैं। और तो और पीछे जितने भी आपकी मीट की दुकानें हैं या कुछ है, उनका जो भी गंदगी होती है वो भी इसमें डाला जाता है। तो वैसे भी जो भी इसमें केमिकल अभी आ रहा है पानी में, मुझे नहीं लगता वो कृषि के लिए अच्छा होगा। वो हमारे कल को आने वाले जो अनाज है उसमें भी केमिकल की प्रेजेंस आ सकती है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए इस बारे में कि किस तरीके से इस चीज़ को सुधारा जाए, और लोगों की इससे आस्था जुड़ी हुई है नहर से। इस नहर में हमारे रामनवमी में हम माता को प्रवाहित करते हैं, साग प्रवाहित होती है। अगर घर पे कोई पूजा का कार्य हो, कोई फूल बचे हों या कोई दूध हो या कुछ हो, हम यहीं पे आके प्रवाहित करते हैं। हमारे जो पूर्व मेयर थे उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया था, नवरात्राज में यहाँ पे कुछ किया था काम। चुन्नियाँ वगैरह जो भी थी यहाँ पे जीएमसी के आदमी आके उठाते थे, मगर उससे बात नहीं बनेगी। केमिकल का तब भी यहाँ पे प्रभाव है।
जब तक वो नहीं रोका जाएगा तब तक यहाँ काम करने का कोई फायदा। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम